जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक दिए गए वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा उसे हम जीडीपी कहते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो देश की सीमा के भीतर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, विदेश की जो कंपनियां काम कर रही हैं या विदेशी व्यक्ति अगर काम करके कोई उत्पादन करता है या अपनी सेवाएं देता है, तो उत्पादन और उन सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा उस मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी और राष्ट्रीय आय में एक बात का अंतर है। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जितना भी सेवा और उत्पादन का मौद्रिक मूल्य प्राप्त किया जाएगा वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। यानी सरल भाषा में देश का नागरिक अगर भारत में काम करता है, उत्पादन करता है या कोई सेवा देता है और उससे जो उसे धन की प्राप्त होती है, विदेशों में रहने के दरमियान जो सेवा देता है या उत्पादन करता है उससे जो आय प्राप्त होती है, इनके जोड़ को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। लगभग जीडीपी और राष्ट्रीय आय एक ही वर्ड है, लेकिन इकोनॉमी की भाषा में अपना अलग महत्व रखते हैं। अगर हम राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन की बात करें तो 1951 में सीएसओ की स्थापना की गई नई दिल्ली में, और सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही देश में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय के आकलन को 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा आकलित किया गया था। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक में उन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपए बताया। आजादी के बाद 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, और उस समिति ने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसी के आधार पर सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा 1956 से हर साल जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। VKRV ये अर्थशास्त्री हुए हैं भारत में। उन्होंने सबसे पहले भारत में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन किया, और उनके द्वारा 62 रुपए प्रति व्यक्ति आय जो है भारत में दर्शाई गई। अभी हाल ही में 1950 में NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श करके एक संस्था है जो सैंपल कलेक्ट करता है। सैंपल कलेक्ट करने का मतलब यह है कि जब हम राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं, पहले हम थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय में जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, तब आप आगे की स्थिति को समझ पाएंगे। जैसे मैंने एक शब्द कहा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, तो अंतिम वस्तु का तात्पर्य क्या है? उदाहरण के तौर पर जैसे एक शर्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है कहीं पर, और जब शर्ट मैन्युफैक्चर होगा तो निश्चित तौर पर वो शर्ट जो है सबसे पहले कपास से फिर बटन, काज, सिलाई, उसके बाद कहने का मतलब है जैसे एक शर्ट अगर बनकर किसी व्यक्ति के पास पहुंचता है, जैसे मान लिया जाए कि 1000 रुपए की शर्ट है, तो 1000 रुपए की जब शर्ट बनी है तो निश्चित तौर पर शर्ट बनाने वाली कंपनी ने आरंभ में किसान को कपास के लिए पैसा दिया होगा, शर्ट सिलने वाले को पैसा दिया होगा, बटन का पैसा पेड किया होगा, तो वो पैसा हर जगह क्या हो रहा है? पेड हो रहा है। तो वो क्या किसान के खाते में या किसान के अकाउंट में जीडीपी के रूप में काउंट होगा, आय के रूप में काउंट होगा? बिल्कुल नहीं। इसी को कहा जा रहा है। अगर हम ये कहेंगे कि किसान को कपास के लिए 100 रुपये दिया गया, बटन के लिए 10 रुपये दिया गया, सिलाई के लिए 50 रुपये दिया गया, तो ऐसे में तो जीडीपी क्या होगी? आय जो है क्या है? कई बार काउंट होगी। इसीलिए अंतिम शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है अगर कोई उपभोक्ता उस शर्ट का दाम 1000 रुपये अंतिम रूप से पेड कर रहा है, तो अंतिम रूप से जब 1000 पेड किया जाता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य यानी 1000 रुपये ही भारत के जीडीपी में काउंट होगा, किसी व्यक्ति के जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है। तो अब चूंकि कोई भी
डाटा पूरे देश में अव्यवस्थित तरीके से फैला हुआ है, उस अव्यवस्थित डाटा को कलेक्ट कौन करेगा? तो इस अव्यवस्थित डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया जिसे NSSO कहा जाता है। वही NSSO जो है डाटा कलेक्ट करती है, उस डाटा के आधार पर जो है CSO क्या करता है? राष्ट्रीय आय का आंकलन करता है। यानी किसी भी डाटा को हम एक से अधिक बार काउंट नहीं करते, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रीय आय का मापन करने के लिए 23 मई 2019 को CSO की जगह NSO का गठन किया गया है। मतलब जो NSSO और CSO को दोनों को मर्ज कर दिया गया है। हालांकि अभी काम पूरी तरह चालू नहीं हुआ है और अभी भी राष्ट्रीय आय का मापन जो है CSO ही करता है। बहुत जल्दी CSO और NSO को मिला करके जो CSO और NSSO को मिला करके जो NSO का गठन किया गया 23 मई 2019 को, बहुत जल्दी आने वाले समय में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करेगी। जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो इस राष्ट्रीय आय के अंतर्गत बहुत सारी ऐसे अमाउंट होंगे, बहुत सारी ऐसे आय होंगे जिसे हम डबल काउंट नहीं करेंगे। उदाहरण के रूप में ले लीजिए केयर मनी। केयर मनी का मतलब होता है घर में अगर माँ काम करती है, बर्तन धोती है, झाड़ू पोछा करती हैं, या फिर कपड़े धोती हैं, घरेलू जो काम करती हैं, उसमें उनकी आय को हम केयर इकोनॉमी कहते हैं, इसे नहीं जोड़ते हैं। छात्रवृत्ति हो गया, सब्सिडी वगैरह हो गया, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो भी काउंट नहीं होता है। हम छात्रवृत्ति जब प्राप्त करते हैं काउंट नहीं होता है। कोई पिता अगर अपने बेटी को दहेज के रूप में पैसा दे रहा है वो काउंट नहीं हो रहा है। मतलब सरल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो पैसा आपने प्राप्त किया है, जो आपने कमाया है, वही पैसा राष्ट्रीय आय में काउंट होगा। वही पैसा, ध्यान रखिएगा, कहाँ काउंट होगा? नेशनल इनकम में काउंट होगा, राष्ट्रीय आय में काउंट होगा, GDP में काउंट होगा। कोई ट्रांसफरेबल वैल्यू होगा, जिस पैसे को हम एक से अधिक बार ट्रांसफर कर रहे हैं, वो पैसा भी इसमें काउंट नहीं होगा। लॉटरी से जो प्राप्त राशि होगी वो पैसा काउंट नहीं होगा। तो इसके बहुत सारे लेवल होंगे। सिर्फ एक शब्द में समझ लीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर एक पैसे को कमा करके प्राप्त कर रहा है तो ऐसे पैसे को ही हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे या फिर GDP में शामिल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है एक छोटा सा इवेंट है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, इस बात को भी जाते जाते समझ लीजिए, उस देश की आर्थिक समृद्धि को बताती है। इस देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी वो देश उतना अधिक डेवलप करेगा। आप समझ सकते हैं अमेरिका इस पहले स्थान पर है, चाइना, जापान। भारत जो है इस मामले में 5वें स्थान पर है। तो राष्ट्रीय आय का बढ़ना किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को ही एक्सप्रेस करेगा।